एक नई स्मार्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी नाम से बनाई जा रही है अहमदाबाद के पास। इसे एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है 15.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। कुछ हिस्सा ऑलरेडी ऑपरेशनल है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC। देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और IFSC है और देश का पहला डिस्ट्रिक्ट वाइड वाटर कूलिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है। आज 23 मल्टीनेशनल बैंक्स, 35 फिनटेक कंपनीज और 2 स्टॉक एक्सचेंजेस के ऑफिसेज इधर मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि गिफ्ट सिटी को क्यों बनाया जा रहा है जब पास में ही अहमदाबाद और गांधीनगर हैं जिनको एक्सपैंड किया जा सकता है फ्यूचर में। गिफ्ट सिटी का फ्यूचर कैसा दिखेगा, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट कैसे बनाया जाएगा, इस सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें पूरा। गिफ्ट IFSC जो है वो 1.06 स्क्वायर किलोमीटर में फैला फाइनेंशियल सेंटर है जो 2015 में स्टैब्लिश हुआ। इसे गुजरात स्टेट गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी ILFS के बीच जॉइंट वेंचर के रूप में बनाया गया। इसके जरिए यहाँ आने वाली कंपनीज को कई टैक्स बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए टैक्स हॉलीडेज जिसमें पहले कुछ सालों के लिए उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। IFSC के केस में ये हॉलीडे होगी 10 साल के लिए। SEZ में GST फ्री सर्विसेज मिलती हैं स्टेट सब्सिडीज के साथ, जैसे कुछ कंपनीज को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं देना पड़ेगा और इस एरिया के अंडर हुए ट्रांजैक्शन और रिसीव्ड सर्विसेज के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, कोई भी GST नहीं। लैंड लीज सस्ते में दी जाती है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी आसान बनाया जाता है। ये सब नई कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और लोकल इकोनॉमी में ग्रोथ पहुंचाए। कुछ सेक्टर्स जिनको इधर अट्रैक्ट किया जा रहा है वो है बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, शिपिंग वगैरह। बैंकिंग में इंडिया और फॉरेन बैंक्स IFSC बैंकिंग यूनिट यानी IBU सेटअप कर सकते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज के लिए, जिसके तहत उन्हें बैंक की फॉरेन ब्रांच की तरह माना जाएगा, कम रेगुलेशंस के साथ, जिसमें वो इन्वेस्ट और लोन दे सकेंगे ज्यादा बिजनेसेस को। कंपनीज को डेट और फंडिंग ज्यादा आसानी से मिल सके उसके लिए कैपिटल मार्केट जैसे हेज फंड, VCs वगैरह को सेटअप करना आसान बनाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी इधर बना जो वैल्यूएबल मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भाग लेता है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX दुनिया का तीसरा ऐसा एक्सचेंज है जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज कर रही है। एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में USA और चाइना के बाद। तो बढ़ती डिमांड के चलते प्लेन्स को लीज करना और जरूरी हो गया है, जिसके लिए एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज यहाँ बनाई जाएंगी। सिमिलरली शिप लीजिंग सेक्टर का भी यहाँ योगदान रहेगा सेम तरीके से। इंडिया का अपना ट्रेड 95% वॉल्यूम से और 70% वैल्यू से पानी से ही होता है, तो उसके लिए शिप्स और बार्जेस भारी मात्रा में चाहिए होंगे जो गिफ्ट सिटी से मिलेंगे। इन सब लीजिंग कंपनीज को स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इधर अपने ऑफिसेस खोलने के लिए। दूसरी तरफ फिनटेक और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस इधर खोलने के लिए भी उन्हें एनकरेज कर रही है गवर्नमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एनरोल कर सकें। इन ऑफिस स्पेसेस को बेहतर कनेक्ट करने के लिए नए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं, जैसे मेट्रो, बसेस और रोड्स पर फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस। व्हीकल्स के लिए पेट्रोल पंप्स और EVs के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं जगह जगह पर। इंटरसिटी कनेक्शन के लिए गिफ्ट सिटी एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर स्थित है अहमदाबाद के पास होने की वजह से, क्योंकि यहाँ से देश का बिजिएस्ट हाईवे NH48 पास से गुजरता है। एयरपोर्ट भी अहमदाबाद का ही पास में पड़ता है, सिर्फ 20 मिनट दूर, और अंडर कंस्ट्रक्शन बुलेट ट्रेन का साबरमती टर्मिनल भी सिर्फ 15 मिनट दूर पड़ेगा। इसके अलावा अहमदाबाद मेट्रो की रेड लाइन गिफ्ट सिटी तक एक्सटेंड की जा रही है जो रास्ते में पड़ेगी गांधीनगर के। एक ब्रांच लाइन अलग गिफ्ट सिटी को कनेक्ट करेगी। साबरमती नदी के किनारे पड़ने से इधर वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट भी एक्सेसिबल है, जैसे जो फेरीज अहमदाबाद और गांधीनगर को कनेक्ट करती हैं। कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स जो इधर उभरना शुरू हुई हैं वो ऑलरेडी एक नोटेबल स्टेटस भी पाने लगी हैं, जैसे गिफ्ट 1 और 2 टावर्स सेंट्रल एरिया में बने 2 ऑफिस बिल्डिंग्स हैं 123 मीटर ऊंची 28 फ्लोर्स वाली। दोनों मिक्स यूज के हिसाब से बनाई गई हैं, लेकिन मोस्टली ऑफिस स्पेस होंगे ऊपर वाले फ्लोर्स में। एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन WTCA मैनेज कर रही है। ये भी मिक्स यूज होगी कमर्शियल, फाइनेंशियल और टेक्निकल फर्म्स के ऑफिस के साथ। इसके अलावा देश की पहली सिटी वाइड यूटिलिटी टनल को भी बनाया जा रहा है, जिससे ये एक डिगिंग फ्री सिटी बन जाएगी। बार बार अथॉरिटीज को वाटर पाइप्स या वायर्स को ठीक करने के लिए खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। सारी यूटिलिटीज एक टनल में ही होंगी, लेकिन थोड़ी सेपरेट रखी जाएंगी एक दूसरे से ताकि इंटरफेयर ना हो। पावर केबल्स, वाटर पाइपलाइंस, रॉ और ट्रीटेड सीवेज पाइप्स, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम्स,
वगैरह सब इधर ही होंगे और इससे वर्कर्स को काम करना भी आसान हो जाएगा। उन पर प्रॉपर लाइटिंग, ड्रेनेज, वेंटिलेशन और फायर सिस्टम्स मौजूद होने की वजह से। ऐसा कई बड़ी सिटीज में किया जाता है दुनिया भर में, और इंडिया में भी इसकी जरूरत महसूस होती है जब बार बार खुदाई की जाती है सारी रोड्स पर। इसके अलावा यहाँ देश का पहला ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम लगाया गया जो 150 टन को हैंडल कर सकता है हर रोज। वेस्ट जो लोग फेंकते हैं उसे वैक्यूम शूट्स के जरिए कलेक्ट करके एक बिल्डिंग में भेजा जाता है जहाँ ये सब होता है। वर्कर्स वेस्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी कम आते हैं, जिससे उनके लिए ज्यादा हाइजीनिक और सेफ वर्किंग कंडीशंस बनती हैं। साथ ही एफिशिएंसी भी बढ़ती है वेस्ट कलेक्शन की। स्मार्ट वाटर इंफ्रा भी बनाया गया है पानी के सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग और रीयूज के लिए। पावर सिस्टम भी ऐसा ही है जिसमें 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहे। ग्रिड फेलियर से बचने के लिए सेंट्रलाइज्ड बैकअप सिस्टम्स मेंटेन किए जाते हैं। इसके साथ ही देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम भी बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइड एयर कंडीशनिंग और चिल्ड वाटर सप्लाई करने के लिए। ये ट्रेडिशनल एसी सिस्टम से 30% ज्यादा बिजली बचा पाएगा और जो चिल्ड वाटर होगा उसे यूटिलिटी टनल से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकेगा लोगों को। ये तो बात हो गई बिल्डिंग्स के बारे में, लेकिन गिफ्ट सिटी को बनाने का प्लान कब और क्यों किया गया इसके बारे में जानेंगे। 2007 में सबसे पहले इसका प्रपोजल रखा गया जब गुजरात में एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को एस्टैब्लिश करने की बात उठी। 2 साल बाद गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया गया और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा तब देश के फाइनेंस मिनिस्टर और गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने। इसकी पहली कुछ बिल्डिंग्स बनकर तैयार होना शुरू हुई। इसी बीच इंटरनेशनल कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाना भी शुरू किया। 2019 में बैंक ऑफ अमेरिका ने इधर अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज सेंटर खोला। अगले साल फ्रेंच मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी एकॉर एसए ने अपना इंटरनेशनल होटल भी ओपन किया। इनको फॉलो करते हुए 2022 में जेपी मॉर्गन चेज, डॉयचे बैंक और मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप भी आए अपने नए ऑफिसेज के साथ। उसी समय इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX को भी लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। गिफ्ट सिटी काफी करीब है अहमदाबाद के, जो गुजरात के फाइनेंशियल कैपिटल रही है काफी समय से। जब 1960s में बॉम्बे स्टेट को महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड किया गया तब से ही अहमदाबाद एक इंपॉर्टेंट सिटी रही है इधर। पहले ये कैपिटल भी थी, लेकिन 1970s में इसके थोड़ा नॉर्थ में एक नई सिटी गांधीनगर बनाई गई जहां सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के साथ एक प्रॉपर प्लान सिटी उभर के आई जिसे कैपिटल बना दिया गया बाद में। तब से यही सारा पावर कंसंट्रेटेड है स्टेट का। अहमदाबाद के बारे में सबसे पहले 12th सेंचुरी में लिखा गया था जब कर्ण चालुक्य ने भील राजा अशोक को हराकर कर्णवती शहर एस्टैब्लिश किया। तब से ही ये जगह पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बन गई। फिर 15th सेंचुरी में गुजरात सल्तनत के फाउंडर्स मुजफ्फरिद डायनेस्टी ने अहमदाबाद को अपनी कैपिटल बनाया। इसकी ओल्ड सिटी गुजरात सुल्तान अहमद खान ने 1411 में एस्टैब्लिश की, जिसमें बदरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी शामिल था। अहमद खान ने ही इस शहर का नाम भी रखा। कैपिटल बनने के बाद ये शहर काफी प्रॉस्परस हुआ क्योंकि ज्यादा ट्रेड देखने को भी मिला इधर से। 1484 में गुजरात सल्तनत ने जियोपॉलिटिकल रीजन से कैपिटल को चंपानेर में शिफ्ट कर दिया, लेकिन अहमदाबाद की फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस तब भी बनी रही। बदरा फोर्ट और जामा मस्जिद के बीच कई मर्चेंट्स, खासकर आर्म्स डीलर और लग्जरी गुड्स मैन्युफैक्चरर्स ने अपने बिजनेसेस सेटअप किए। 16th सेंचुरी में अहमदाबाद और बाकी गुजरात ग्रेजुअली मुगल रूल के अंडर आ गया और कुछ समय बाद डच और ब्रिटिश ट्रेडर्स भी पहली बार अहमदाबाद पहुंचे, जिसके बाद यूरोपियन ट्रेडर्स को रेवेन्यू कंसेशन दिए जाने लगे रूलर्स द्वारा और अहमदाबाद तेजी से ग्रो करने लगा। तब इसकी मेजर इंडस्ट्रीज कॉटन, सिल्क वेलवेट, आयरन, सिल्वर और गोल्ड होती थी। 18th सेंचुरी आते आते अहमदाबाद में कई पॉलिटिकल और रिलीजियस डिस्टर्बेंसेस बढ़ने लगी। मुगल रूल भी काफी डिक्लाइन हो चुका था अपने पीक से और मराठास के साथ वॉर्स में अहमदाबाद में काफी नुकसान पहुंचा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे फिर आना शुरू हुई 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ। यहाँ अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल्स की शुरुआत भी तभी हुई थी। अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से ब्रिटेन ने कॉटन अमेरिकन कॉलोनीज की जगह इंडिया में प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिसका हब अहमदाबाद भी बना। बाकी ज्यादातर भारतीय शहरों से उलट अहमदाबाद में मर्केंटाइल क्लास ने खुद से ब्रिटिश मशीनरी को बड़े स्तर पर खरीदकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टैब्लिश किए। उसी समय अहमदाबाद वेस्टवर्ड एक्सपैंड हुआ साबरमती के अक्रॉस, जिससे ये ओल्ड सिटी और न्यू सिटी पोर्शंस में डिवाइड हो गया। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए 9 ब्रिजेस बने साबरमती के ऊपर, जिनमें से पहला था एलिस ब्रिज 1892 में खुला। शहर की ग्रोथ ऐसे ही बरकरार रही और इंडिपेंडेंस के बाद इधर कई बड़े एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी स्टैब्लिश हुए और ये हायर एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी का भी सेंटर बन पाया। इसी दौरान हैवी और केमिकल इंडस्ट्रीज के बनने से इसका इकोनॉमिक बेस भी बढ़ना शुरू हुआ। इन्हीं डेवलपमेंट्स के चलते 1960 तक अहमदाबाद की पॉपुलेशन 5
लाख टच कर चुकी थी और ये एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर बन पाया। हालांकि अहमदाबाद तो एक इम्पोर्टेंट शहर बन चुका था, लेकिन बॉम्बे स्टेट के डिवीजन के बाद नई गुजरात स्टेट को एक कैपिटल सिटी की जरूरत पड़ी। वैसे तो अहमदाबाद कुछ हिस्टोरिक किंगडम्स की कैपिटल रह चुकी थी, मगर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को बनाने के लिए वहाँ ज्यादा जगह नहीं बची थी। इसलिए अहमदाबाद को बिजनेस कैपिटल रखते हुए उससे 23 किलोमीटर दूर एक नया पॉलिटिकल कैपिटल एस्टैब्लिश किया गया, गांधीनगर। पूरी सिटी, रोड नेटवर्क और बिल्डिंग्स सब वेल प्लान तरीके से बनाया गया, रिलेटिवली खाली जगह पर। इसके डिजाइनर्स थे HK मेवाड़ा और प्रकाश M आप्टे, जिन्होंने चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट ले कॉर्बूजियर के अंडर ट्रेनिंग ली थी। आज जहां गांधीनगर पड़ता है, वहां 13वीं सेंचुरी में शेरथा नाम से एक छोटा सा सेटलमेंट होता था, जिसे पेढ़ापुर किंगडम के राजा पेड़ा सिंह ने एस्टैब्लिश किया। बाद में ये गुजरात सल्तनत के अंदर आ गया। उसके बाद काफी सालों तक यहाँ पर कुछ ज्यादा नोटेबल इवेंट्स या डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली। सीधा 1960 में फिर यहाँ गांधीनगर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया और कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और अगले दशक तक ऑलमोस्ट तैयार था इसका बेसिक इंफ्रा। काफी पास होने से अहमदाबाद और गांधीनगर में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है स्टार्टिंग से ही। दोनों रोड्स और साबरमती रिवर से एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं। अब नए SEZ को बनाना था तो गांधीनगर या अहमदाबाद में ही बना सकते थे, स्पेशली गिफ्ट सिटी क्यों बनानी पड़ी। इसका रीजन था कि दोनों शहरों में ऐसी किसी फैसिलिटी के लिए लैंड मिलने में मुश्किलें ज्यादा आती और इनके एग्जिस्टिंग इंफ्रा पर प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता। अहमदाबाद को तो वैसे ही एक्सपैंड करना काफी मुश्किल था और गांधीनगर को मेनली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा अगर इनमें SEZ बन जाता और पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबली बढ़ जाती बिना प्लानिंग के, तो वो भी दिक्कत हो जाती। इसलिए एक डेडिकेटेड SEZ बनाने का सोचा गया, जहां एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स रिजीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सभी तरीके की फैसिलिटीज को प्रॉपर प्लान तरीके से किया जा सके। गिफ्ट सिटी को अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्ट्रेटेजिकली रखा ताकि ये इन दोनों से और एयरपोर्ट से भी वेल कनेक्टेड हो। ऐसे में नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी इतनी ज्यादा ना बनानी पड़े और इन शहरों पर भी प्रेशर कम पड़े, इसलिए ये बेस्ट स्पॉट था। ये इतने पास है कि गिफ्ट सिटी में काम करने वाले लोग और उनकी फैमिलीज अहमदाबाद और गांधीनगर में रहकर डेली ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे इन शहरों में सडन पॉपुलेशन चेंज नहीं देखने को मिलेगा। इस डेली ट्रैवल को फैसिलिटेट करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिनमें से एक है अहमदाबाद मेट्रो। इसकी रेड लाइन गांधीनगर तक और एक ब्रांच लाइन गिफ्ट सिटी तक एक्सटेंड की जा चुकी है, जो भी कुछ दिन पहले ही खुली है, जिससे ये और एक्सेसिबल बन गया। 2015 से अहमदाबाद मेट्रो की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 4 साल में पहली लाइन खुली, ब्लू लाइन, 6 किलोमीटर लंबी। आज इसकी 2 लाइन्स ऑपरेशनल हैं, टोटल 57 किलोमीटर लेंथ और 48 स्टेशंस के साथ। इसके अलावा साबरमती नदी के किनारे पड़ने पर इधर वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है। गिफ्ट सिटी जैसे किसी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया के कई फायदे होते हैं। पहला तो था कि इससे अच्छे से प्लान करके डेवलप किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर में ज्यादा दिक्कत ना आए और हैपहैज़र्ड अनप्लान्ड डेवलपमेंट को रोका जा सके। एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके और एफिशिएंट बना सकते हैं, स्पेशली यूटिलिटीज को। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसी नई सिटी की ज्यादा जरूरत भी है, ताकि ऑलरेडी कंजस्टेड सिटीज जैसे मुंबई और बैंगलोर से प्रेशर थोड़ा कम किया जा सके। पॉपुलेशन बर्डन कम करके एक नई लोकल इकोनॉमी में भी फायदा देखने को मिलेगा, जब एम्प्लॉयमेंट की तलाश में लोग इधर बसना शुरू कर देंगे। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को ऐसे एरिया के अकॉर्डिंग सेटअप किया जा सकता है, बिना किसी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को इफेक्ट किए हुए। टैक्स रिजीम्स, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन वगैरह को भी स्पेसिफिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गए फायदे, लेकिन इसकी कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि ये एरिया स्क्रैच से डेवलप करना पड़ता है, तो इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं उसे सूटेबल एरिया बनाने के लिए। सारी यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू से बनाना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आ जाता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इससे एनवायरमेंट पर भी ज्यादा नुकसान होता है पहले से डेवलप्ड एरिया के कंपैरिजन में। और फाइनली, अगर ये SEZ फेल हो जाए या उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में असफल रहे, तो वो सारी मेहनत और पैसे बर्बाद हो जाएंगे, जिनका बेहतर इस्तेमाल किसी और जगह पे हो जाता। तो ये सब चीजें सोच कर ही इस पर काम शुरू करना पड़ता है, प्रॉपर प्लानिंग और रिसर्च करके कि उस जगह पर प्रॉपर डिमांड है भी या नहीं। देश में कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, CBDs काफी समय से बनते आ रहे हैं, जिनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है गिफ्ट सिटी में इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे मुंबई के सदर्न मोस्ट हिस्से में देश का वेल्थीएस्ट अर्बन एरिया है, जो कि ज्यादातर ब्रिटिश पीरियड में डेवलप हुआ था। आज भी इधर कई बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो उस पीरियड के आर्किटेक्चर को दर्शाती हैं, और अब तो उनमें से कईयों को हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त हुआ है यूनेस्को द्वारा। जैसे CSMT और दूसरी विक्टोरियन और आर्ट डेको बिल्डिंग्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यहाँ देश के सबसे पहले CBD में से एक को एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के ट्रेड्स देखने को मिलने लगे। कॉटन एक्सपोर्ट से लेके सिल्क इंपोर्ट्स तक सब इधर से ऑपरेट किए जाते, और जैसे मुंबई की ग्रोथ हुई, इधर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी अपनी जगह बनाने में सफल रहे, और आज देश की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट और बैंक्स सब इधर ही स्थित हैं। बैलर्ड स्टेट में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को इस बढ़ते ट्रेड को हैंडल करने के लिए बनाया गया, जहां सभी बड़ी शिपिंग कंपनीज के ऑफिसेस लोकेटेड हैं। आज भी नरीमन पॉइंट को चर्च गेट के साउथ में लैंड रिक्लेम करके
सिटी स्थापित किया गया 1940s में और 60 साल में ही ये दुनिया का 7वां सबसे एक्सपेंसिव ऑफिस लोकेशन बन गया। हालांकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसका थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन आज भी बड़े ऑफिसेज यहाँ लोकेटेड हैं, जैसे एयर इंडिया की बिल्डिंग, ट्राइडेंट ओबेरॉय होटल्स। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC भी एक नया CBD स्टैब्लिश हुआ है, जिसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने साउथ मुंबई पर प्रेशर कम करने के लिए बनाया। आज BKC में लगभग 4 लाख लोग काम करते हैं और बिगेस्ट कमर्शियल स्पेसेस भी मौजूद है इधर। कुछ नोटेबल बिल्डिंग्स जो यहाँ स्थित हैं वो हैं सेबी, ONGC, ट्विटर इंडिया, अंबानी कल्चरल सेंटर, ICICI बैंक, भारत डायमंड बोर्स, SBI, Amazon और Spotify की। एप्पल का पहला इंडियन स्टोर भी यहीं खुला था। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बुलेट ट्रेन का मुंबई टर्मिनस भी इधर ही बनेगा। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियो देखें आई बटन पर क्लिक करके। दिल्ली की बात करें तो ब्रिटिश पीरियड में कनॉट प्लेस एरिया को एक CBD के रूप में ही बनाया गया था 1933 में। यहाँ की ओल्डेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग में आती हैं रामचंद्र एंड सन्स, नोवेक्स, वैश एट रिवोली, इंडियन आर्ट्स पैलेस और महाटा एंड कंपनी। लेकिन जो मॉडर्न CBDs हैं वो दिल्ली सिटी में ना होकर अब गुड़गांव और नोएडा में आने लगी हैं। दिल्ली और मुंबई के इन CBD से इंस्पिरेशन लेकर बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी नाम का SEZ भी स्टैब्लिश किया गया था 1978 में। बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली बनाने का विजन लेकर रामकृष्ण बेलिगा ने, जो तब स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कियोनिक्स के चेयरमैन थे, अपने चीफ मिनिस्टर D देवराज उर्स के सपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी को स्थापित किया। इसकी सक्सेस अनप्रेसिडेंटेड रही और सारी एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया, देश की सबसे बड़ी IT इंडस्ट्री बनकर। आज दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं इधर और देश की बिगेस्ट कंपनीज भी अपने आप को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाई हैं इधर आकर। इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HCL और टेक महिंद्रा सबके मेन कैंपसेस इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ही मौजूद हैं। तो इन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स ने क्या सही किया और कौन सी पॉलिसीज अपनाई जिनसे उनको इतनी सक्सेस देखने को मिली, इन सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गिफ्ट सिटी अपनी सक्सेस के लिए। इतना ही नहीं, गिफ्ट सिटी को एक स्मार्ट सिटी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज और AI का इस्तेमाल करके सिटी को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाया जाएगा। जो डेटा कलेक्ट होगा उससे ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर प्लांट्स, यूटिलिटीज, वाटर सप्लाई, वेस्ट डिस्पोजल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह को बेहतर तरीके से इक्विप किया जा सकेगा। जैसे अगर मान लो किसी एक टाइम पर एक इंटरसेक्शन पर हर समय ट्रैफिक रहता है, तो AI की मदद से उसके ट्रैफिक सिग्नल्स को ऐसे टाइम किया जा सकता है कि वेट टाइम कम से कम रहे, जिससे ट्रैफिक में भी कमी देखने को मिलेगी। ये तो एक एग्जांपल है। ऐसा ही अगर हर इंटरसेक्शन और हर उस सर्विस के लिए किया जाए तो वेट टाइम्स इतने गिर जाएंगे कि लोगों के सैकड़ों घंटे बचेंगे जो वेस्ट हो जाते हैं सिर्फ वेट करने में, और वो सिटी को और बेहतर बना पाएंगे काम, रिलैक्स और पैसे ज्यादा स्पेंड करके। नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन जो 2015 में लॉन्च किया गया था, देश में 100 ऐसी स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान सामने रखता है। कई मौजूदा और कुछ नई सिटीज में इसे इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कुछ पॉलिसीज और कैश इंसेंटिव्स दे रही हैं कंपनीज और सिटीजन्स को। देखते हैं कि ये कब तक बनती हैं और कितनी सक्सेसफुल रहती हैं। देश की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के बारे में जानने के लिए वीडियो कार्ड पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।